दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी यूपीपीएससी द्वारा आयोजित एलटी ग्रेड परीक्षा के सामाजिक विज्ञान के भूगोल खंड के 60 प्रश्नों का आयोग की ऑफिशियल आंसर की के अनुसार हल, जो आपके आगामी परीक्षाओं विशेष रूप से टीजीटी पीजीटी, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन तथा उत्तराखंड, बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित अनेक अध्यापक भर्ती परीक्षाओं के भूगोल खंड के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। प्रश्नों को सॉल्व करते समय हम उनकी व्याख्या भी करते चलेंगे ताकि आप प्रश्नों को आसानी से समझ सकें और परीक्षाओं की दृष्टि से कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को भी तैयार कर सकें। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित एलटी ग्रेड परीक्षा सामाजिक विज्ञान के भूगोल खंड के महत्वपूर्ण प्रश्नों का हल। पहला प्रश्न है, होमो इरेक्टस के किस वंश के जीवाश्म चीन में प्राप्त हुए थे? ऑप्शन है सिनेंथ्रोपस, निएंडरथल, पिथेकेंथ्रोपस और रामापिथेकस। तो सही उत्तर ऑप्शन ए है सिनेंथ्रोपस। दोस्तों चीन में होमो इरेक्टस के जिस वंश के जीवाश्म प्राप्त हुए हैं उसे मुख्य रूप से सिनेंथ्रोपस के रूप में पहचाना गया है और ये जीवाश्म इनको शुरुआत में सिनेंथ्रोपस पिकेन्सिस नाम दिया गया था, जिसे अब पेकिंग मैन या होमो इरेक्टस पिकेनेंसिस कहा जाता है। और ये जीवाश्म बीजिंग के पास झोको उडियान गुफाओं से प्राप्त हुए थे, जो विश्व में होमो इरेक्टस का सबसे बड़ा स्थल है। अगले प्रश्न पर आते हैं, निम्नलिखित परतों में से कौन सी परत यानी कौन सी लेयर जैविक क्रिया के लिए सबसे महत्वपूर्ण है? मध्य मंडल, आयन मंडल, समताप मंडल या क्षोभ मंडल? तो सही उत्तर है ट्रोपोस्फियर यानी क्षोभ मंडल। दोस्तों क्षोभ मंडल पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली और सबसे महत्वपूर्ण परत है, क्योंकि ये जीवन के लिए आवश्यक ऑक्सीजन, मौसम संबंधी घटनाएं, बादल, वर्षा, तूफान और जल वाष्प का प्रमुख स्रोत है। और ये परत पृथ्वी के तापमान को ग्रीन हाउस प्रभाव के माध्यम से नियंत्रित करती है और लगभग 80% वायुमंडलीय द्रव्यमान रखती है, जो हमें सांस लेने योग्य हवा प्रदान करती है। क्षोभ मंडल में ही जो है हमारी जीवनदायिनी ऑक्सीजन होता है और मौसम का आधार जो है यही क्षोभ मंडल है। साथ ही साथ तापमान नियंत्रण का कार्य भी इसी परत के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश की लंबाई उत्तर दक्षिण की दृष्टि से सबसे अधिक है? तो आप जानते हैं चिली। दोस्तों चिली देश की उत्तर से दक्षिण तक लंबाई कुल कितनी है? 4300 किलोमीटर। ये एक पतला सा देश है जिसकी उत्तर दक्षिण लंबाई 4300 किलोमीटर से 4329 किलोमीटर है और ये देश दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर एंडीज पर्वतमाला और प्रशांत महासागर के बीच एक लंबी सकरी पट्टी के रूप में स्थित है। अगला प्रश्न है, वायुमंडल के निम्नलिखित मंडलों में किसमें ओजोन गैस पाई जाती है? तो आप सभी जानते हैं ओजोन गैस समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फियर में पाई जाती है और ओजोन सूर्य से आने वाली हानिकारक परावैंगनी विकिरण से जो है पृथ्वी पर जीवधारियों की रक्षा करती है। अगले प्रश्न पर आते हैं, मानवीय क्रियाएं अनुकूलित हैं और कभी कभी जीव भौतिकी वातावरण से निर्धारित होते हैं। ये किस सिद्धांत से संबंधित है आपको बताना है। मानवीय क्रियाएं अनुकूलित हैं और कभी कभी जीव भौतिकी वातावरण से निर्धारित होते हैं। ये किस सिद्धांत से? तो ये नियतिवाद यानी डिटर्मिनिज्म सिद्धांत से संबंधित है। भूगोल में नियतिवाद क्या है? तो नियतिवाद भूगोल की एक प्रारंभिक विचारधारा है जिसमें ये माना जाता है कि मानव के क्रियाकलाप, जीवन शैली, शारीरिक संरचना और सांस्कृतिक विकास पर प्राकृतिक पर्यावरण का पूर्ण नियंत्रण होता है। और ये सिद्धांत ये मानता है कि मनुष्य निष्क्रिय है और पर्यावरण एक सक्रिय निर्णायक कारक है जो उसके हर निर्णय को नियंत्रित करता है। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में निम्नलिखित गैसों में से किसका हिस्सा सबसे अधिक है? आर्गन, हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड या नियान? तो सही उत्तर है आर्गन। तो याद रखिएगा वायुमंडल में आर्गन गैस, इन जो विकल्प में गैसें हैं उनमें आर्गन गैस का हिस्सा सबसे अधिक है। आर्गन एक नोबेल गैस यानी निष्क्रिय गैस है।
अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, नर्मदा नदी किस पर्वत से निकलती है? तो नर्मदा अमरकंटक से निकलती है। नर्मदा नदी का उद्गम जो है मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में स्थित अमरकंटक पठार से होता है और ये विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखलाओं के मिलन स्थल पर स्थित है। अमरकंटक में नर्मदा कुंड से ये पवित्र नदी निकलकर पश्चिम की ओर बहती है और अंत में अरब सागर यानी खंभात की खाड़ी में गिरती है। अगला प्रश्न है, इतिहास की भौगोलिक धुरी की अवधारणा। देखिए, द कंसेप्ट ऑफ द जियोग्राफिकल पिवोट ऑफ हिस्ट्री किसके द्वारा ये प्रस्ताव रखा गया था? तो सही उत्तर है मैकाइंडर। दोस्तों, मैकाइंडर ने इतिहास की भौगोलिक धुरी की अवधारणा का प्रस्ताव किया था। अगले प्रश्न पर आते हैं। शीर्ष दीवार शब्द संबंधित है या हेड वॉल टर्म जो है किससे संबंधित है आपको बताना है। यारडांग, टार्न, सर्क या लैपीज? तो सही उत्तर शीर्ष दीवार शब्द सर्क से संबंधित है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर आते हैं। उत्तर प्रदेश की प्रमुख सिंचाई नहर शारदा नहर का उद्गम स्थल क्या है? ऑप्शन है खटीमा, पंचेश्वर, ब्रह्मदेव या बनबसा? तो सही उत्तर बनबसा। शारदा नहर का उद्गम स्थल उत्तराखंड में यूके यानी उत्तराखंड के चंपावत जिले में भारत नेपाल सीमा के निकट बनबसा नामक स्थान पर है। ये नहर शारदा नदी यानी काली नदी पर बने शारदा बैराज से निकलती है और ये उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर प्रणाली है जिसका निर्माण कब 1920 से शुरू हुआ और ये 1928 में पूरा हुआ था। अगला प्रश्न है, किस देश की सीमा कैस्पियन सागर से साझा नहीं करती है? तो यहाँ पर है कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान और उज्बेकिस्तान। तो सही उत्तर उज्बेकिस्तान से कैस्पियन सागर की सीमा साझा नहीं होती है। कैस्पियन सागर दुनिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है जिससे कुल 5 देशों की सीमाएं लगती हैं। किन किन देशों की सीमाएं कैस्पियन सागर से लगती हैं? तो याद रखिएगा, रूस, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान 3 हो गया। उसके बाद ईरान और अजरबैजान। तो ये 5 देशों की सीमाएं लगती हैं, कजाकिस्तान, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान, रूस और ईरान। इसमें उज्बेकिस्तान की सीमा जो है ये कैस्पियन सागर से नहीं लगती है। अगला प्रश्न है, किसने कहा है कि प्रजाति नस्ल को प्रकट करती है न कि सभ्यता को? ऑप्शन है हैडन, क्रोबर, विडाल डी लाब्लास या ग्रिफिथ टेलर। तो ये कथन ग्रिफिथ टेलर का है जो कहते हैं कि रेस डिनोट्स ब्रीड नॉट कल्चर। तो प्रजाति नस्ल को प्रकट करती है न कि सभ्यता को, ये ग्रिफिथ टेलर का कथन है। अगला प्रश्न है, देखिए, किर्गिज निम्नलिखित में से कौन से महाद्वीप के मूल निवासी हैं? दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका या एशिया? तो सही उत्तर है किर्गिज मुख्य रूप से एशिया के निवासी हैं और ये कहाँ पर? मध्य एशिया में किर्गिज लोग निवास करते हैं और ये जनजाति मुख्य रूप से मध्य एशिया के किर्गिस्तान और उसके आसपास के क्षेत्रों में निवास करती है। अगला प्रश्न है, किस देश के पास खनिज तेल का सबसे बड़ा भंडार है? आपको बताना है। ऑप्शन है रूस, कुवैत, सऊदी अरब और ईरान। तो विकल्प के आधार पर सऊदी अरब सही उत्तर हो जाएगा, लेकिन सबसे बड़े तेल के भंडार किसके पास हैं? वेनेजुएला के पास। पहले नंबर पर वेनेजुएला है, दूसरे नंबर पर सऊदी अरब है। तो दुनिया के कुल तेल भंडार का लगभग 18% वेनेजुएला में है। सऊदी अरब दूसरे स्थान पर है। तो विकल्प में वेनेजुएला न होने पर सऊदी अरब सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्खात भूमि की प्रमुख विशेषता या उत्खात भूमि की विशेषता कौन सी नहीं है? तो आप देखिए, उत्खात भूमि की विशेषता क्या नहीं है? अवनलिकाएं, बालू के टीले, गहरे गड्ढे या कटक युक्त भूमि। तो बालू के टीले जो है ये उत्खात भूमि की विशेषता नहीं है। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम रेल मार्ग 1853 में किन 2 स्थानों के बीच बना था? तो आप जानते हैं भारत का पहला रेल मार्ग 1853 में मुंबई से ठाणे के बीच बना था और यहीं पर पहली ट्रेन भी चली थी।
अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित कारकों में से कौन एक सूर्यातप के वितरण को प्रभावित नहीं करता है? कि कौन सा एक नॉट अफेक्टिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंसोलेशन? देशांतर, सौर कलंक, सूर्य की किरणों का कोण या दिन की अवधि। तो सही उत्तर है देशांतर यानी लॉन्गिट्यूड। दोस्तों, देशांतर पृथ्वी पर पूरब पश्चिम स्थिति और समय निर्धारित करने वाली काल्पनिक अर्धवृत्ताकार रेखाएं हैं जो कि ग्रीनविच रेखा के सापेक्ष हैं। ये स्थानों की सटीक भौगोलिक स्थिति बताने के लिए विभिन्न देशों के बीच समय का अंतर 15 डिग्री को 1 घंटे मापने और अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को निर्धारित करने में मुख्य भूमिका निभाती हैं। तो देशांतर रेखाएं समय के निर्धारण, पूर्व पश्चिम की स्थिति और दूरी मापने के लिए प्रयोग की जाती हैं। ये सूर्यातप को वितरण को प्रभावित नहीं करती हैं। सूर्यातप के वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में देखिए सनस्पॉट यानी सौर कलंक, सूर्य की किरणों का कोण और दिन की अवधि महत्वपूर्ण कारक हैं। अगला प्रश्न है, किस प्रकार की विद्युत हमारे देश में प्रथम स्थान रखती है? आपको बताना है। जल विद्युत, पवन विद्युत, तापीय विद्युत या परमाणु विद्युत? तो सही उत्तर है तापीय विद्युत यानी थर्मल पावर। थर्मल पावर का योगदान हमारे देश में 65% से अधिक है और कोयला आधारित ताप विद्युत 65% से अधिक योगदान रखता है। इसके बाद नवीकरणीय ऊर्जा यानी सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और जल विद्युत का स्थान आता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा यूरोपीय देश गेहूं का प्रमुख उत्पादक नहीं है? यूक्रेन, आइसलैंड, फ्रांस और जर्मनी। तो आइसलैंड गेहूं का प्रमुख उत्पादक देश नहीं है। आइसलैंड जो है ये गेहूं उत्पादन का देश नहीं है। अगला प्रश्न है, कौन भौगोलिकरण से ग्रेट निकोबार के सबसे ज़्यादा निकट है? यानी भौगोलिक दृष्टि से जियोग्राफिकली कौन भारत के ग्रेट निकोबार द्वीप के सबसे ज़्यादा निकट है? बोर्नियो, श्रीलंका, सुमात्रा या जावा? तो सही उत्तर हो जाएगा सुमात्रा। ग्रेट निकोबार भारत के सबसे निकट ग्रेट निकोबार के सबसे निकट इंडोनेशिया का सुमात्रा द्वीप है। लगभग ये 150 से 180 किलोमीटर 150 से 180 किलोमीटर की दूरी पर दक्षिण में स्थित है, जो कि भारत के सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट के बहुत करीब है। और जल डमरू मध्य तो ग्रेट निकोबार और सुमात्रा के बीच ग्रेट चैनल स्थित है। अगले प्रश्न पर आते हैं। आपको बताना है कि चक्रवात क्या है? मानसून वायु, पूर्वी वायु, वायुमंडलीय विक्षोभ या धीमी वायु? तो सही उत्तर है चक्रवात या साइक्लोन एटमॉस्फेरिक डिस्टरबेंस यानी वायुमंडलीय विक्षोभ होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन बहुचक्रीय स्थलाकृति नहीं है? अधः कर्तित परिबद्ध विसर्प, निक पॉइंट, घाटी के अंदर घाटी या संप्राय मैदान? तो सही उत्तर संप्राय मैदान ये मल्टी साइक्लिक लैंड फॉर्म नहीं है। याद रखिएगा, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित महासागरों में से कौन एक सामान्य से अधिक लवणता वाला है? फारस की खाड़ी, बाल्टिक सागर, बेरिंग सागर या चीन सागर? तो सही उत्तर इन विकल्पों में से फारस की खाड़ी की जो लवणता है या सैलिनिटी है वो अन्य से अधिक है। अगले प्रश्न पर आते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस आगमन सौर विकिरण के लिए पारदर्शी और निर्गमन स्थलीय विकिरण के लिए अपारदर्शी होती है? नाइट्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड? तो सही उत्तर है कार्बन डाइऑक्साइड। ये गैस आने वाले सौर विकिरण के लिए पारदर्शी यानी ये सौर विकिरण को आने देती है, और जब स्थलीय विकिरण पृथ्वी से परावर्तित होता है तो उसके लिए अपारदर्शी यानी रोकने का कार्य करती है। और इसी कारण कहा जाता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये पृथ्वी पर जीवन के लिए भी जरूरी है और इसकी अधिकता जो है या इसकी सांद्रता खतरनाक भी होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पठारों में से किसे अंतर पर्वतीय पठार या देखिए इंटर माउंटेन प्लेट कहा जाता है? सही उत्तर है तिब्बत पठार, ऑप्शन डी। दोस्तों, तिब्बत का पठार अंतर पर्वतीय पठार या इंटर माउंटेन प्लेटू का सबसे प्रमुख और विश्व का सबसे ऊंचा उदाहरण है। ये हिमालय, कुनलुन, काराकोरम और तियानसान जैसी ऊंची वलित पर्वत श्रृंखलाओं से चारों ओर घिरा हुआ है।
अगले प्रश्न पर आते हैं, भूगोल को मानव पारिस्थितिकी या ह्यूमन इकोलॉजी किसने कहा है? एजी टांसले, क्लेमेंट्स, फिंच और टिवार्था या व्हाइट और रेनर? तो सही उत्तर व्हाइट और रेनर ने दोस्तों जियोग्राफी को ह्यूमन इकोलॉजी कहा है। अगला प्रश्न है, मौसमी प्रवास। मौसमी प्रवास को ट्रांसह्यूमेंस कहा जाता है। तो मौसमी प्रवास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, मौसमी प्रवास लोगों के मौसम अनुकूल संचलन को संदर्भित करता है, बिल्कुल सही है। दूसरा है, कोई व्यक्ति जो कार्यस्थल और घर के बीच नियमित रूप से संचलन करता है, ये सही नहीं है। तो इसमें ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, केवल एक। मौसमी प्रवास के संदर्भ में ये है कि मौसमी प्रवास लोगों के मौसम अनुकूल संचलन को संदर्भित करता है। जैसे ऊंचे पहाड़ों पर रहने वाले लोग ठंडी के दिनों में जब बर्फ़ अधिक पड़ने लगती है तो वो मैदानों की ओर चले आते हैं, क्योंकि वहाँ पर उनके खाने पीने या पशुओं के चराने के लिए घास नहीं उपलब्ध होती है। जैसे ही मौसम गर्म होता है वो पुनः अपने स्थान पर लौट जाते हैं। अगला प्रश्न है, वायु दाब सबसे कम होता है किस ऋतु में? तो सही उत्तर है, ग्रीष्म ऋतु में वायु दाब सबसे कम होता है। तो याद रखिएगा, गर्मियों के मौसम में वायु दाब कम होता है। इसका कारण ये है कि गर्मियों में तापमान बहुत अधिक होता है और जो हवा होती है ये गर्म होकर कम घनी हो जाती है, ऊपर जाने लगती है हवा। तो इस कारण ऊपर की ओर उठने से धरातल पर लो एयर प्रेशर विकसित होता है। अगले प्रश्न पर आते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश ओपेक यानी तेल निर्यातक देशों के संगठन का सदस्य नहीं है? इराक, संयुक्त अरब अमीरात, वेनेजुएला या चीन? तो सही उत्तर चीन। चीन जो है ओपेक का सदस्य नहीं है। ओपेक में वर्तमान में 12 देश हैं। ये 12 देश तेल निर्यात के लिए महत्वपूर्ण है। इसमें अल्जीरिया, कांगो, इक्वेटोरियल गिनी, गैबन, ईरान, इराक, कुवैत, लीबिया, नाइजीरिया, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और वेनेजुएला हैं। चीन इसमें शामिल नहीं है। अगले प्रश्न पर आते हैं, घग्घर मुख्य और एकमात्र मौसमी नदी किस राज्य से है? हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, पंजाब या हरियाणा? तो घग्घर नदी मुख्य रूप से हिमाचल प्रदेश से उद्गमित होती है। घग्घर नदी मुख्य रूप से हिमाचल प्रदेश से उद्गम होकर पंजाब, हरियाणा और राजस्थान राज्यों से होकर बहती है और ये एक मौसमी नदी है जो शिवालिक पहाड़ियों से निकलकर हरियाणा और पंजाब के मैदानी इलाकों से गुजरती हुई राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के रेगिस्तानी इलाके में विलीन हो जाती है। तो याद रखिएगा, घग्घर मुख्य और एकमात्र मौसमी नदी हिमाचल प्रदेश से निकलती है। अगला प्रश्न है, जर्मनी का प्रसिद्ध हैम्बर्ग बंदरगाह। देखिए, जर्मनी का प्रसिद्ध बंदरगाह हैम्बर्ग किस नदी के मुहाने पर स्थित है? एल्बे, ओडर, राइन या डेन्यूब? तो सही उत्तर है, जर्मनी का बंदरगाह हैम्बर्ग ये एल्बे नदी के मुहाने पर स्थित है। अगले प्रश्न पर आते हैं, अफ्रीका के उत्तरी पश्चिमी तट के सहारे प्रवाहित होने वाली ठंडी धारा कौन सी है? कनारी, फॉकलैंड, बेंगुला या अगुल्हास? तो सही उत्तर कनारी धारा। कनारी धारा अटलांटिक महासागर में बहने वाली एक ठंडी महासागरीय धारा है जो अफ्रीका के उत्तरी पश्चिमी तट के सहारे प्रवाहित होती है और ये मडेरिया और केप वर्ड के बीच में प्रवाहित होने वाली ठंडी जलधारा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान रूपांतरित चट्टान नहीं है? नीस, संगमरमर, ग्रेनाइट या स्लेट? तो सही उत्तर ग्रेनाइट जो है ये रूपांतरित चट्टान नहीं है। ग्रेनाइट जो है आग्नेय चट्टान का उदाहरण है जो जमीन के नीचे मैग्मा के धीरे धीरे ठंडा होकर जमने से बनती है। ये मुख्य रूप से क्वार्ट्ज और फेल्डस्पार जैसे खनिजों से निर्मित एक कठोर, दानेदार और टिकाऊ पत्थर होता है। तो ग्रेनाइट जो है ये आग्नेय चट्टान का उदाहरण है, जबकि नीस, संगमरमर और स्लेट ये रूपांतरित या मेटामॉर्फिक रॉक्स के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है, नगरीय भूमि उपयोग के प्रकार्यात्मक क्षेत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और इन्हें प्रथम से अंतिम गतिविधि के रूप में सही कालानुक्रम में बताइए। तो सबसे पहले नगरीय भूमि उपयोग में केंद्रीय व्यापार जिला 1 नंबर पर, उसके बाद आवासीय क्षेत्र 2 नंबर पर आता है,
फिर उसके बाद प्रशासनिक क्षेत्र आता है, फिर उसके बाद आता है औद्योगिक क्षेत्र, उसके बाद प्रशासनिक क्षेत्र, फिर आता है शैक्षणिक क्षेत्र और सबसे लास्ट में सांस्कृतिक क्षेत्र। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, 2, 1, 4, 3, 5 और 6, ये सही क्रम हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। उत्तरी अटलांटिक मार्ग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर देखिए, ये संसार के व्यस्ततम समुद्री मार्गों में से एक है, बिल्कुल सही है। और ये समुद्र मार्ग वास्तविक बृहद वृत्त मार्ग से विचलित होकर थोड़ा उत्तर में जाता है, ये सही नहीं है। तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। उत्तरी अटलांटिक मार्ग ये संसार के व्यस्ततम जलमार्गों में से एक है। अगला प्रश्न है, किसने एंटीक पेडिप्लेनेशन की संकल्पना का प्रतिपादन किया है? तो ऑप्शन है एल.सी. पेल्टियर, जे.टी. हैक, जे. ट्रिकार्ट या एल.सी. किंग। तो सही उत्तर एल.सी. किंग। दोस्तों याद रखिएगा, देखिए एंटीक पेडिप्लेनेशन की संकल्पना 1942 में एल.सी. किंग द्वारा प्रतिपादित किया गया था। और भू आकृति विज्ञान का ये एक ऐसा सिद्धांत है जो भूदृश्य के विकास को निर्धारित करता है, विशेष रूप से शुष्क अर्धशुष्क क्षेत्रों में, जहाँ पर्वतीय ढलानें एक दूसरे के समानांतर पीछे हटती हैं। तो इस प्रक्रिया से धीरे धीरे ढलान वाली चट्टानी सतहें बनती हैं, जिन्हें पेडिमेंट कहा जाता है, जो अंत में मिलकर एक विशाल कम ऊंचाई वाला मैदान बनाती हैं, जिसे पेडिप्लेन के नाम से जाना जाता है। एल.सी. किंग का पूरा नाम है लेस्टर चार्ल्स किंग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति जन्मजात अश्वारोही कहलाती है? हेरेडिटरी हॉर्स राइडर कौन सी जनजाति कहलाती है? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, देखिए आपकी जानकारी के लिए भी जरूरी है। तो याद रखिएगा, जन्मजात अश्वारोही किर्गिज जनजाति कहलाती है, जो कि मध्य एशिया में किर्गिस्तान और आसपास के क्षेत्रों में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित धाराओं में से कौन सी एक गर्म जलधारा नहीं है? लेब्राडोर, एंटिल्स, अलास्का या मोजाम्बिक? तो सही उत्तर है लेब्राडोर ठंडी जलधारा है, जो अटलांटिक महासागर में या अंध महासागर में प्रवाहित होती है। तो याद रखिएगा, लेब्राडोर अटलांटिक महासागर में प्रवाहित होने वाली एक ठंडी महासागरी धारा है, जो आर्कटिक महासागर से निकलकर कनाडा के लेब्राडोर और न्यू फाउंडलैंड के तटों के साथ दक्षिण की ओर बहती है। ये धारा अपने साथ ठंडा पानी और हिमखंड, जिससे तटीय इलाकों के तापमान में कमी आती है। अगला प्रश्न है, देखिए कि वह पर्वत जिसका निर्माण दो भ्रंशों के बीच उत्थान के कारण होता है, इसको क्या कहा जाता है? वलित, ज्वालामुखी, होस्ट या ब्लॉक या अवशिष्ट? तो सही उत्तर है होस्ट या ब्लॉक कहा जाता है ध्रुव भ्रंशों के बीच उत्थान के कारण जिस पर्वत का निर्माण होता है, इसे होस्ट या ब्लॉक पर्वत कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में मुख्यतः पीट मृदा कहाँ पाई जाती है? जम्मू कश्मीर, गुजरात, केरल या असम? तो सही उत्तर है केरल। याद रखिएगा, भारत में पीट मृदा या जैव मृदा मुख्य रूप से भारी वर्षा, याद रखिएगा भारी वर्षा और हाई आर्द्रता, भारी वर्षा और उच्च आर्द्रता वाले क्षेत्रों में पाई जाती है, जहां कार्बनिक पदार्थों का जमाव बहुत अधिक होता है। और ये मुख्यतः केरल के कोट्टायम और अलापुझा जिलों में ये मिट्टी पाई जाती है। अगले प्रश्न पर आते हैं, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म ज्वारभाटा का उत्पत्ति संबंधी परिकल्पना या सिद्धांत प्रस्तावक सही सुमेलित नहीं है? गतिक सिद्धांत एस.जी. एयरी, स्थैतिक तरंग सिद्धांत आर.ए. हैरिस, संतुलन का सिद्धांत आइजैक न्यूटन और प्रगामी तरंग सिद्धांत विलियम वेबल। तो देखिए, पहला जो ऑप्शन है ये ज्वारभाटा के उत्पत्ति संबंधी परिकल्पना से संबंधित नहीं है या सही नहीं है, क्योंकि प्रगामी तरंग सिद्धांत के प्रतिपादक जो हैं विलियम वेबल हैं, सही है। संतुलन सिद्धांत आइजैक न्यूटन के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। स्थिर तरंग सिद्धांत आर.ए. हैरिस के द्वारा और नहरी सिद्धांत का प्रतिपादन जे.बी. एयरी के द्वारा किया गया है। तो याद रखिएगा, नहरी सिद्धांत या कैनाल थियरी का प्रतिपादन एयरी के द्वारा किया गया है।
अगला प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो आसान सा प्रश्न है, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत वैगनर के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी का प्रतिपादन जर्मनी के मौसम वैज्ञानिक अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा 1912 में किया गया था। इस सिद्धांत में माना जाता है कि पृथ्वी के सभी महाद्वीप पहले एक विशाल भूखंड पैंजिया के रूप में जुड़े हुए थे, जो एक महासागर पैंथालसा से घिरा था। ये सिद्धांत बताता है कि करोड़ों वर्षों में पैंजिया टूटकर अलग हो गया और महाद्वीप खिसककर अपनी वर्तमान स्थिति में आ गए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित खनिजों में से कौन सा एक सबसे कठोर है? आपको बताना है। टोपाज, जिप्सम, फेल्ड्स्पार और क्वार्ट्ज। तो सही इसमें से सबसे कठोर टोपाज हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, तड़ित झंझावात या थंडर स्टॉर्म किससे संबंधित होते हैं? कपासी वर्षा बादलों से, अस्तरी बादलों से, कपासी बादलों से या पच्छाप बादलों से? तो तड़ित झंझा ये कपासीय वर्षा बादल या क्लूमोनिम्बस क्लाउड से संबंधित होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह प्राकृतिक बंदरगाह है? चेन्नई, कांडला, हल्दिया और मुंबई। तो सही उत्तर मुंबई जो है प्राकृतिक बंदरगाह का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे बृहद वृत्त या ग्रेट सर्किल कहा जाता है? मकर रेखा, विषुवत रेखा, कर्क रेखा और आर्कटिक वृत्त। तो सही उत्तर विषुवत रेखा। विषुवत रेखा या इक्वेटर को बृहद वृत्त या ग्रेट सर्किल कहा जाता है, क्योंकि ये पृथ्वी की सतह पर खींचा जा सकने वाला सबसे बड़ा काल्पनिक वृत्त है, जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में बांटता है। तो इक्वेटर विषुवत या जो विषुवत रेखा है, जिसको भूमध्य रेखा भी कहा जाता है, इसे बृहद वृत्त कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारी क्षमता के डीजल रेल इंजन कहाँ बनाए जाते हैं? बंगलुरु, भोपाल, पटियाला या वाराणसी में? तो सही उत्तर है वाराणसी में भारी क्षमता के डीजल इंजन बनाए जाते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पवन ऊर्जा के उत्पादन के लिए नहीं पहचाना जाता है? पवन ऊर्जा का उत्पादन देखिए विशेष रूप से समुद्र तटीय राज्यों में, गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र में होता है। उत्तर प्रदेश में पवन ऊर्जा उत्पादन का कोई स्कोप नहीं है। अगला प्रश्न है, मध्य अटलांटिक कटक निम्नलिखित द्वीपों में से किससे होकर गुजरता है? अजोर्स, कनारी द्वीप, बहामास या आइसलैंड। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? मध्य अटलांटिक कटक आइसलैंड से होकर गुजरता है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन से राज्य में हिल स्टेशन ऊटी स्थित है? तो ऊटी या उदगमंडलम जो है ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। दोस्तों उदगमंडलम जो है नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर है, जो तमिलनाडु में स्थित है। इसको पर्वत स्टेशन या हिल स्टेशन की रानी के रूप में भी माना जाता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है। आइसोडापेन शब्द का प्रयोग किसने किया था? आपको बताना है। आइसोडापेन, देखिए आइसोडापेन क्या है? तो ये इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी में प्रयुक्त होता है। आइसोडापेन याद रखिएगा। और आइसोडापेन औद्योगिक भूगोल में एक ऐसी रेखा होती है जो मानचित्र पर उन बिंदुओं को जोड़ती है जहां पर टोटल ट्रांसपोर्टेशन कास्ट या टोटल ट्रांसपोर्टेशन लागत एक बराबर होती है, एक समान होती है। इसका प्रतिपादन 1909 में जर्मन अर्थशास्त्री अल्फ्रेड वेबर के द्वारा किया गया था अपने औद्योगिक अवस्थिति सिद्धांत में। अल्फ्रेड वेबर द्वारा अपने औद्योगिक स्थिति सिद्धांत में आइसोडापेन का प्रयोग किया गया था। अगला प्रश्न है। ब्रह्मपुत्र नदी तीस्ता नदी से संगम के बाद किस नाम से जानी जाती है? तो जमुना के नाम से जानी जाती है ब्रह्मपुत्र नदी तीस्ता से संगम के बाद। अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में से किसे वर्षा का एक रूप नहीं माना जाता है? हिमपात, ओलावृष्टि, वर्षा या कोहरा। तो कोहरा को वर्षा का रूप नहीं माना जाता है, जबकि स्नोफॉल, हेल, रेनफॉल ये सभी वर्षा के रूपों में शामिल हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। एक महत्वपूर्ण पुस्तक है द अनस्टेबल अर्थ, अस्थिर पृथ्वी।
इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? J.A. स्टीयर्स। द अनस्टेबल अर्थ J.A. स्टीयर्स की पुस्तक है और इसका प्रकाशन 1932 में हुआ था, याद रखिएगा। 1932 की पुस्तक है, द अनस्टेबल अर्थ J.A. स्टीयर्स के द्वारा लिखी गई थी। अगला प्रश्न है, स्वच्छ जल में कौन से पादप और जीव जंतु द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता माने जाते हैं? आपको बताना है। पौधे, मेढक, सूक्ष्म जीव जंतु या सर्प? तो यहाँ पर देखिए, सर्प जो है, सर्प नहीं बल्कि स्वच्छ जल में पादप और जीव जंतु द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता माने जाते हैं। स्वच्छ जल में कौन से लोग पादप और जीव जंतु द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता माने जाते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मेढक। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न बेहद महत्वपूर्ण है आपका। सतह के क्षेत्रफल और आयतन की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? ये बताना है आपको। आप सभी जानते भी होंगे, सतह के क्षेत्रफल और आयतन की दृष्टि से सबसे बड़ी झील ये कैस्पियन सागर है। क्षेत्रफल और आयतन दोनों ही दृष्टि से कैस्पियन सागर विश्व की सबसे बड़ी झील है और इसका क्षेत्रफल लगभग 3,71,000 वर्ग किलोमीटर है। 3,71,000 वर्ग किलोमीटर पर यह फैली हुई है और इसमें लगभग 78,200 घन किलोमीटर जल समाहित है, जो दुनिया के कुल झील जल का लगभग 40% है और ये खारे पानी की झील है और आप जान लीजिए ये यूरोप और एशिया के बीच स्थित है। अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसकी क्रिया से विसर्प का निर्माण होता है? तो सही उत्तर है, प्रवाहित जल की क्रिया से विसर्प का निर्माण होता है, यानी मिएंडर्स जो है, मेंडर्स विसर्प प्रवाहित जल से बनते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। हिमालय की अंतिम उत्पत्ति का वास्तविक समय क्या है? तो सही उत्तर 30 से 2 मिलियन वर्ष पूर्व। हिमालय की अंतिम उत्पत्ति का वास्तविक समय 30 मिलियन से 2 मिलियन वर्ष पूर्व का माना जाता है और इसका जो निर्माण है, हिमालय का निर्माण एक लंबे जो है समय काल में हुआ है। अगला प्रश्न है, गंधक युक्त सोल्फटारा धुआरा कहाँ पर स्थित है? अलास्का, न्यूजीलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका या इटली? तो सही उत्तर न्यूजीलैंड में सोल्फटारा धुआरा स्थित है और ये सल्फर युक्त है। अगला प्रश्न और आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न देखते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप देखिए, सूची 1 का सुमेलन सूची 2 से कराना है। इसमें इंडस्ट्रियल एरिया यानी औद्योगिक क्षेत्र और देश का मिलान करना है। किनकी जापान में स्थित है, कैंटन संयुक्त राज्य अमेरिका में, लॉरेन जो है फ्रांस में और बेलो होरिजोंटे ब्राज़ील में स्थित है। सही ऑप्शन आपका हो जाएगा डी, 1, 4, 3 और 2। ये औद्योगिक क्षेत्र और देशों का मिलान हो जाएगा। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। यूपीपीएससी द्वारा आयोजित एलटी ग्रेड परीक्षा सामाजिक विज्ञान के भूगोल खंड के 60 प्रश्नों का आयोग की ऑफिशियल आंसर की के अनुसार हल, और इसको हमने व्याख्या सहित हल किया है ताकि आप इनको प्रश्नों को आसानी से समझ सकें और कुछ अन्य तथ्यों को तैयार कर सकें जो आपके परीक्षाओं के लिए या परीक्षाओं की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण हैं। आगामी परीक्षाएं जैसे प्रवक्ता परीक्षा, असिस्टेंट प्रोफेसर और टीजीटी पीजीटी परीक्षा के लिए भी ये प्रश्न बेहद महत्वपूर्ण हैं। आप इनको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।